जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम लोग पिछली वीडियो में हम लोगों ने मल्टीपल चार्जेस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या अंतर होता है। हम लोग ने क्लास 11 में भी पढ़ा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन gravitational force and electric force। इलेक्ट्रिक फोर्स ये हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में 11th में पढ़ा था। ग्रेविटेशनल एक चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण, उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जब दो ऐसे पार्टिकल होते हैं उनके बीच में जब फोर्स लगता है वो उसका मास भी होना चाहिए। ग्रेविटेशनल फोर्स में हम लोगों ने ये पढ़ा और ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला ये था ग्रेविटेशनल फोर्स। और इधर हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला ये था कि F इक्वल टू Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। यानी G ये जो है ये गुरुत्वाकर्षण नेता ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। यहाँ पे क्या है, G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m क्या है, मास है, और r जो है उसके बीच की दूरी। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जब दो m1 मास का और m2 मास का दो जब पिंड जो दो द्रव्यमान रखे गए हैं तो उनके बीच लगने वाला जो फोर्स है ये r दूरी पर रखे गए हैं। r दूरी पर इसके बीच लगने वाला फोर्स जो है हमेशा F प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2, यानी F प्रोपोर्शनल m1 m2 के उसके मास के गुणनफल के इक्वल होता है, मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। बट F प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर स्क्वायर यानी उसके बीच की दूरी के अपोजिट होता है। ठीक है, 1 अपॉन आर स्क्वायर के इक्वल होता है। अगर हम इस दोनों इक्वेशन को, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को अगर हम मिलाते हैं तो हमारे यहाँ पे क्या निकल कर आता है कि F प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, तो F इज इक्वल टू Gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला निकल कर आता है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला है। और इलेक्ट्रिक फोर्स में हम लोगों ने ये देखा कि जो इसमें दो चार्जेस रखे गए होते हैं। यहाँ पे जो m द्रव्यमान है ये तो है ही, यहाँ पे दो चार्जेस रखे गए होते हैं। मान लीजिए कि Q1 एक चार्ज है, यहाँ पे Q2 एक चार्ज है। ठीक है, दो चार्जेस हैं, उनके बीच की दूरी कितनी है, r दूरी है। इस पर लगने वाले Q1 के कारण Q2 पर लगने वाले फोर्स की अगर हम फोर्स को काउंट करें तो हमारा फोर्स होता है F इज इक्वल टू Q1 Q2, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2। यानी इसमें जो चार्जेज होते हैं उसके मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल F होता है। ठीक, अगर F की वैल्यू को बढ़ाई जाए, इंक्रीज किया जाए, तो ये चार्ज की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। हम ये कहेंगे कि जब चार्ज की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तब फोर्स की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। अगर ये फोर्स है, फोर्स प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर स्क्वायर, यदि इनके बीच की वैल्यू जो है ये Q1 है और Q2 है, इसके बीच की वैल्यू को अगर इंक्रीज करें, ये इंक्रीज करते हैं तो फोर्स की वैल्यू हमेशा घटेगी। अगर इसकी वैल्यू को बढ़ाते हैं तो इसकी वैल्यू घटेगी, इसकी वैल्यू को कम करते हैं, r की वैल्यू को, उनके बीच की वैल्यू को, जो दूरी है, डिस्टेंस है, उसको कम करेंगे तो फोर्स की वैल्यू हमेशा इंक्रीज होगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कि ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है, तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, तो F इज इक्वल टू हो जाएगा आपका K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये आपका फार्मूला निकल गया है। यानी
इलेक्ट्रिक फोर्स में ये होता है कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है, और इसमें क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स में कि यहाँ पर दो मास के बीच में फोर्स लगता है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि G इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11, ये क्या है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू G की वैल्यू इतनी होगी। और यहाँ पर K जो है ये भी एक कांस्टेंट है, K इज अ कांस्टेंट, ठीक। K इज अ कांस्टेंट, K की वैल्यू क्या होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक। यहां पर K की वैल्यू K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 यानी 9 इंटू 10⁻9, यहां पर न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, यहां पर K की वैल्यू होगी, ठीक। इसमें यही डिफरेंस है कि इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स में इसमें दो मास दिए रहते हैं, इसमें एक मास जो होता है एक पृथ्वी होती है, एक अर्थ होती है। अर्थ हमेशा ये जो अट्रैक्टिव फोर्स जो अट्रैक्ट करती है किसी चीज को, किसी छोटे चीज को हमेशा अट्रैक्ट करती है पृथ्वी अर्थ। और इसमें क्या है ये चार्जेस अट्रैक्ट भी कर सकता है, रिपेल भी कर सकता है। रिपेल कैसे कर सकता है, हम लोगों ने ये देखा कि दो चार्जेस दो प्रकार से होते हैं ना। चार्जेस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार, पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव चार्जेस, इसको हटाते हैं। उसके बाद देखते हैं चार्जेस को कि नेक्स्ट आपका आता है कि चार्जेस कितने प्रकार, देयर आर टू टाइप ऑफ चार्जेस। फर्स्ट चार्ज होता है आपका पॉजिटिव, ठीक, और सेकेंड होता है आपका निगेटिव। फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज होता है और सेकेंड निगेटिव चार्ज। प्लस प्लस हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं रिपेल करते हैं, ठीक। और प्लस माइनस आपस में क्या करते हैं अट्रैक्ट करते हैं, और माइनस प्लस आपस में अट्रैक्ट करते हैं, और माइनस माइनस हमेशा रिपेल करते हैं, ठीक। हम लोगों ने ये देखा था। और इसमें हम लोगों ने, और यहां पर हम देखेंगे अगर ग्रेविटेशनल फोर्स में ये होता है कि हमेशा जो एक पृथ्वी होती है वो अपनी छोटी वस्तु को हमेशा अट्रैक्ट करती है, ये रिपेल नहीं करती किसी चीज को, ठीक है, हमेशा अट्रैक्ट करती है। इसमें ये हो गया, ठीक। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हम लोगों ने देख लिया कि जी इसमें जी होता है, इसमें के होता है, ठीक। इस पर कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं कि क्वेश्चंस किस प्रकार से आएंगे। ये ग्रेविटेशनल फोर्स का जो होता है इस पर क्वेश्चंस आते हैं कि दो मास दिए रहते हैं, ठीक है, मास की वैल्यू को दिया रहता है और उसके बीच की वैल्यू को दिया रहेगा, और हमसे पूछेगा कि फोर्स क्या होता है, इसके बीच लगने वाले फोर्स क्या होंगे, ठीक है। और इसके इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हम लोगों ने जो कूलॉम्स लॉ पढ़ा कि कूलॉम्स लॉ कि दो चार्जेस होते हैं और उनके बीच की दूरी r होती है, और तब उस पर लगने वाले फोर्स क्या होते हैं उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स का कुछ एग्जांपल ले लेते हैं कि व्हेन टू masses m1 इक्वल टू 4 kg 400 kg and m2 इक्वल टू 500 kg keep in a vacuum, ठीक, वैक्यूम में रखे गए एंड उनके बीच की दूरी एंड डिस्टेंस बिटवीन टू मास क्या होता है, डिस्टेंस कितने हैं, मान लीजिए कि 10 मीटर दिया हुआ है, ठीक, डिस्टेंस 10 मीटर दिया हुआ है, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ, यानी फोर्स कितना लगता है उन दोनों के बीच में। यहां पर दो मास दिए गए हैं, ठीक, एक का वजन है 400 केजी और दूसरे का वजन है
500 केजी। और इसके बीच जो दूरी दिया हुआ है यहाँ पे, ये दिया हुआ है 10 मीटर। ठीक, यहाँ पे 400 केजी दिया हुआ है, एक का मास 400 केजी है, दूसरे का मास 500 केजी है। उसके बीच जो दूरी है 10 मीटर दिया हुआ है। तो हमसे ये पूछा है कि M1 और M2 के बीच कितना फोर्स लगता है, उसके बारे में पूछा है। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, F इक्वल टू जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर, ये हम लोगों ने पढ़ा। तो F की वैल्यू जो है, F की वैल्यू निकालने के लिए F इक्वल टू जी की वैल्यू कितनी आई थी हम लोगों की, 6 इंटू 6 7 इंटू 10 टू दी माइनस 11, यही आई थी। और M1 की वैल्यू जो है 400 आई थी इंटू, और M2 की वैल्यू कितनी है, M2 की वैल्यू 500 है, तो 500 रख लेते हैं अपॉन इसके बीच जो दूरी है, इसके जो बीच जो दूरी है तो हमारी कितनी दी हुई है, 10 मीटर, 10 मीटर दी हुई है। तो 10 मीटर यानी r की वैल्यू 10 मीटर है, तो स्क्वायर होगा ना, तो स्क्वायर होगा तो 10 इंटू 10 हो जाएगा यहाँ पे, यानी इसको हम लिख सकते हैं 100। ठीक, 100 लिखेंगे, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। अब इसका मल्टीप्लाई जब करते हैं हम 6.67 इंटू 10 टू दी माइनस 11, अब इसका मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो 2 आ जाएगा, 2 इंटू 10 टू दी 2, F इज इक्वल टू, अब इसमें मल्टीप्लाई जब करते हैं तो 7 दूना 14, 6 दूना 12, 2 12 13, 6 दूना 12 13। ठीक, पॉइंट यहां लग जाएगा इंटू 10 टू दी माइनस 9, यानी इसके बीच लगने वाला जो फोर्स है इतना न्यूटन आएगा। ठीक, जो इन दोनों मासेस के बीच लगने वाला जो फोर्स है वो हमारा कितना आएगा, कितना आएगा 13.34 गुणे 10 घाते 9 न्यूटन। ठीक, अब इसी में सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा। अगर इसी मान लीजिए कि M1 की वैल्यू दिया गया है, M2 की वैल्यू दिया गया है, और F की वैल्यू है, F की वैल्यू दी गई है, हमसे पूछेगा कि कितने मीटर की दूरी पर ये रखा गया है, ये पूछेगा। तो हमको निकालना होगा कि F की वैल्यू हम लोगों की कितनी आई थी, यहां पे लिख लेते हैं F इक्वल टू 13.34 गुणे 10 घाते 9 माइनस 9, यही हमारी F की वैल्यू आई थी। तो हमको क्या बताया गया है कि अगर R की वैल्यू पूछे, यहां पर क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, क्वेश्चन यहां से चेंज करेंगे जब, हेंस गिवन वैल्यू following given value of force equal to 13.34 गुणित 10 घाते माइनस 9 कूलम, 9 न्यूटन। ठीक है, एंड द फाइंड द वैल्यू ऑफ R, हमें R की वैल्यू को निकालना होगा। तो उसे हम अब यहां हमें ज्ञात करना, फाइंड करना है कि इसके बीच की वैल्यू क्या होगी। यहां तो मास M1 दिया हुआ है 400 केजी, और सेकेंड मास दिया हुआ है 500 केजी, और फोर्स दिया गया है 13.34 इंटू 10 टू दी माइनस 9 न्यूटन। ठीक है, इतना दिया गया है। अब हम याद करते हैं, हमारा फार्मूला है F इक्वल टू जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। तो हमारा निकल कर आएगा आर स्क्वायर, यहाँ चला आएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू जी M1 M2 अपॉन F, ये हो जाएगा। अब r की वैल्यू को निकालना है तो r ये रूट में हो जाएगा, तो रूट में अभी ना करके हम लोग पहले इसको सॉल्व करते हैं। ठीक,
सॉल्व करेंगे जब, तो हमारा g की वैल्यू कितना दिया है 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू m1 की वैल्यू कितनी आएगी, m1 की वैल्यू हमारी आएगी 400 केजी इंटू m2 की वैल्यू हमारी आएगी 500 केजी, ठीक, अपॉन F की वैल्यू जो हमारी दी गई है, F की वैल्यू दी गई है 13.34 गुणित 10⁻9 न्यूटन, ठीक है। तो 13.34 इंटू 10⁻9 न्यूटन इतनी दी गई है। तो हमें आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है ना, तो आर स्क्वायर, ठीक, आर स्क्वायर हम जब इसको सॉल्व करते हैं 10 टू दी, यहाँ पर 10 टू दी -11 है, 10 टू दी -9 है, आर स्क्वायर इक्वल टू 6.67 इंटू 400 इंटू 500, ठीक, 500। तो यहीं से अगर हम गुणते 10⁻11 इंटू 10⁻9 अपॉन 13.34, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितनी वैल्यू आएगी यहाँ पे, आर स्क्वायर इक्वल टू 6.67 गुणते 5 चौके 20, यानी 2 इंटू 2 2 4 1 5 10 के पावर 5, ठीक है। इसको ऊपर लिखते हैं, इस क्वेश्चन को हटा के आर स्क्वायर इक्वल टू 6.67 इंटू 2 इंटू 10 के पावर 5, ठीक, 10 के पावर 5 इंटू, अब नीचे से ये ऊपर गया है तो प्लस में हो जाएगा 9, तो हमारा कितना निकल कर आएगा 10 के पावर 2 अपॉन 13.34। तो आर स्क्वायर की वैल्यू हमारी आ जाएगी यहां से, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं आर स्क्वायर की वैल्यू को, तो अगर हम देखिए यहां पे देखते हैं कि अगर काटेंगे तो 2 से कट जाएगा, ये वाला 2 से कट जाएगा, 2 छक्का 12 पॉइंट 2 छक्का 12 और एक बचेगा 2 साते 14, तो एक से ये कट गया, कट जाएगा, तो हमारा कितना बचेगा कि एक बचे यहाँ पे और 10 के पावर 5 है और ये 10 के पावर -2 होगा, तो -3 बचेगा, -3 बचेगा 10 के पावर 3, ठीक, ये हम पॉइंट लगेगा तो हमारा निकल कर आएगा आर स्क्वायर इक्वल टू 100। आर स्क्वायर की वैल्यू अगर 2 जीरो लगेगा तो एक पॉइंट लगेगा तो एक जीरो हट जाएगा, ठीक है, एक जीरो हट जाएगा, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 10 के पावर 2, 10 के पावर 2 आएगा तो 100 आ गया। तो यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो आर स्क्वायर इक्वल टू, हम ये देखते हैं कि हमारा रूट निकल कर आता है हमेशा 8 का रूट, 1 का रूट, 2 का रूट, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हम जब करते हैं तो हमारा कितना निकल कर आता है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, ऐसे निकल कर आता है। तो हमारा 100 का स्क्वायर जो होगा 100 का तो 10 होगा, 100 का स्क्वायर 40 हो जाएगा, अगर 10 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा 100 हो जाएगा, तो इक्वल टू 100 रूट में 100 आर इक्वल टू, अगर हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो 100 का रूट कितना आएगा 10 आएगा, ठीक। तो इसकी वैल्यू हम क्या पता चला हमको कि m1 और m2 के बीच जो वैल्यू आती है, इसकी जो दूरी आती है वो हमारी 10 न्यूटन आती है, इससे भी हम निकाल सकते हैं, ठीक। अगर हमें जिस प्रकार से हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ में देखा कि उसके बीच की जो वैल्यू है किस प्रकार से निकालते हैं, सेम टू सेम वैसे ही है, ठीक। और m1 की वैल्यू निकालनी हो, m2 की वैल्यू निकालनी हो, एक एक देख अगर पूछे तो ऐसे ही सेम इसी टाइप से निकाल सकते हैं, ठीक। और कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, हम उसको देख लेते हैं। उसके बाद आते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। अच्छा, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? डाई इलेक्ट्रिक, अगली टॉपिक है आपकी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट।
इसके लिए हम क्या करते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो होता है कि इसका डिफिनेशन लिख लीजिए आप कि द रेशियो ऑफ द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी of the ratio of the electricity of the para electric medium, ठीक है, para electric electric medium to the electricity of the vacuum, या फिर कह सकते हैं और एयर is called para-electric coefficient and para-electric medium। ठीक, इसका जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसका डिफिनेशन रहा। इसका डिफिनेशन ये कहता है कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, पैरा इलेक्ट्रिक मीडियम में जो इलेक्ट्रिसिटी है, तो K इक्वल टू, ये हमारा एप्सिलॉन से इंडिकेट करते हैं इसको, ठीक है। इसको किससे इंडिकेट करते हैं, एप्सिलॉन से। एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन प्रोपोर्शनल एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन इक्वल टू K एप्सिलॉन 0 और K इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ K, ये हमारी K की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये हमारी K की वैल्यू आ गई। अब क्या करते हैं हम कि यहां तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया डाई इलेक्ट्रिक मीडियम क्या होते हैं और उनके दोनों के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स के बीच क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, ठीक। अब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि जो ये कूलॉम्स लॉ जो होता है, इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे यूज करते हैं। यह एक वेक्टर क्वांटिटीज है, तो उसको वेक्टर फॉर्म में कैसे यूज करते हैं, उस पर कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, तब अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।